हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग नेवेरा जेई। गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सीखा था कि फोटो करंट होता क्या है, सैचुरेशन करंट क्या होता है ना। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया था और डिटेल में समझा भी था बाय द वे। और मैंने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी कि हमारा सैचुरेशन करंट जो है या जो हमारा फोटो करंट इन सर्किट होगा वो किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, है ना। दिस वाज आवर क्वेश्चन। तो मैंने बोला था कि जेईई मेन और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए हम ये मान के चलेंगे कि इंटेंसिटी पे बस डिपेंड करता है हमारा फोटो करंट, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी में हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें समझना पड़ेगा बेटा। मतलब आपको कई जगह एरर दिखेंगी। मैं आज देख रहा था, कुछ बुक्स देख रहा था मैं, और कुछ डाउट सॉल्विंग जो होते हैं, समझ गए होंगे, ऐप होते हैं, उनमें काफ़ी ऐप्स में मैंने देखे, उसमें लिखा हुआ था कि फोटो करंट हमारा जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन फिर मेरे को एक क्वेश्चन मिला HC वर्मा का, है ना, ऑब्जेक्टिव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, है ना, उसका मेरे को क्वेश्चन नंबर 10th मिला। उसका ऑप्शन नंबर B देखा मैंने, काफ़ी सही लगा, काफ़ी कूल लगा। ठीक है, क्या था कैसे था समझते हैं अपन लोग। देखो भाई, ध्यान समझना थोड़ा सा। मान लो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर टर्मिनल है, ये हमारा दूसरा टर्मिनल है। यहाँ से ऐसे बैटरी लाइट आ रही होगी, लाइट फॉल कर रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर के मान लो कि इस टर्मिनल पे पहुँच रहे हैं। और इस जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हीं की वजह से क्या हो रहा होगा, एक तरह से देखा जाए तो करंट इन सर्किट डेवलप हो रहा होगा, है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, करंट इन सर्किट इज इक्वल टू number of electrons reaching to that terminal, that is the net charge n। मतलब कि मान लो कि n number of electrons यहाँ पहुँच रहे हैं, तो n into charge on single electron, that is E upon time t, that should be equals to value of current। यही होना चाहिए फॉर्मूला। अरे भाई, करंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है ना, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मतलब यदि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहुँच रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही है तो n इलेक्ट्रॉन से कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ E। सो द टोटल चार्ज इज N अपॉन टाइम t। क्लियर है बच्चा पार्टी। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन आ गया। वी गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ करंट, है ना। I इज इक्वल टू आ गया N इंटू E बाई T। अच्छा मेरे लाल, अब एक बात बताओ, तुम खुद से सोच के बताना कि हमें पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी, जिसमें कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि n नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं तो n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, ऐसा नेसेसरी नहीं है ना। उससे कम इलेक्ट्रॉन्स भी निकल सकते हैं, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, ये बात तो कंफर्म था। तो हम लोगों ने वहां पे एक रिलेशन डिफाइन किया था, P दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू 100। एम आई करेक्ट। तो क्या मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं लिख सकता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी इनटू NP बाई 100 इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है वहां पे मैं उसे रिप्लेस कर देता हूं इससे। तो जैसे रिप्लेस करके देखूंगा तो हाउ इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक P इंटू NP बाई 100 इंटू E बाई T। क्लियर है बेटा। अब नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स, ये तो भैया हमारे बाएं हाथ में पता करने का तरीका है। यदि मान लो इंटेंसिटी I फॉल हो रही है, I इंटेंसिटी की लाइट फॉल हो रही है ना, और जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू है, ठीक है। और मान लो थीटा एंगल फॉल हो रही है, कितने एंगल फॉल हो रही है, थीटा एंगल पे, जनरल एंगल। तो नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला ऑलरेडी यदि याद हो तो हम लोगों ने निकाला था, टोटल फॉलिंग एनर्जी दैट इज IA cos थीटा, है ना, इनटू T। दिस इज द टोटल फॉलिंग एनर्जी, है ना, अपॉन एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन दैट इज H इंटू न्यू। क्लियर है बेटा। ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन अपना। तो अपन एक काम करते हैं, इस नंबर ऑफ फोटोन के एक्सप्रेशन को ना यहाँ पे रिप्लेस करके दोबारा लिख देते हैं। तो ये कैसा दिखने लगेगा हमारा, ये दिखने लगेगा P बाई 100 इंटू नंबर ऑफ फोटोन, जब लिख दो IA cos थीटा इंटू T बाई H न्यू इंटू E बाई T। तो T से T उड़ गया आपका, और जो आपका सैचुरेशन करंट है IS, है ना, IS जो आपका सैचुरेशन करंट है उसका एक्सप्रेशन जनरेट हो चुका है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं रीअरेंज करके दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं दोबारा लिखूंगा उस एक्सप्रेशन को तो ये कैसा दिखेगा, IS दैट इज सैचुरेशन करंट इज इक्वल्स टू, देखो भाई मैं एक काम करता हूँ, इसमें से P I और न्यू को मैंने
बाहर निकाल लिया, अंदर बचा मात्र मेरा कांस्टेंट। एरिया कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है क्योंकि एक फिक्स्ड एंगल पे लाइट फॉल कर रही है, प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है ना। तो इन सबको जैसे अपन लोग रीअरेंज करके लिखेंगे तो दिखेगा a cos थीटा अपॉन h, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। क्लियर है? टी से टी के तो कट चुका है आपका, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। और बाई 100 भी रहा होगा ना, तो यहाँ पे इसको आप एक काम करो 100h लिख लो। चलो बहुत अच्छे। तो ये जो हमारे पास फंक्शन आया, जो हमारे पास रिजल्ट आया, जो हमारे पास सैचुरेशन करंट का एक्सप्रेशन आ रहा है, वो हमें क्या शो कर रहा है? वो हमें ये शो कर रहा है बेटा कि जो हमारा सैचुरेशन करंट है ना, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंटेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड कर रहा है, और फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी पे भी डिपेंड कर रहा है। अभी मैं इसका आपको प्रैक्टिकली समझा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि हमारा जो सैचुरेशन करंट है ना, सैचुरेशन करंट that is dependent on what? Intensity into photoelectric efficiency by nu। क्लियर है? इन चीजों पे डिपेंड कर रहा हमारा सैचुरेशन करंट। नाउ हैंग ऑन, एनसीईआरटी में क्या बोला गया है? एनसीईआरटी या फिर जो डिफरेंट बुक्स हैं बहुत सारी जगहों पे क्या बोला जाता है कि भैया जो सैचुरेशन करंट है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट? फ्रीक्वेंसी। ये बोला जाता है कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सैचुरेशन करंट जो होता है हमारा वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो ये बोला जाता है कि भाई जो इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ फोटोन की प्रोपोर्शनल होती है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने पे सैचुरेशन करंट में चेंज आएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी के चेंजेस करने पे करंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चलो मैंने मान लिया, ठीक है, आपकी बात सही है। फिर मैं एक काम करता हूँ, फिर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, खुद से सोच के बताना। यदि मैं इंटेंसिटी को I से 2I कर दूँ और फ्रीक्वेंसी को न्यू से क्या कर दिया मैंने? 2 न्यू कर दिया, तो ये बताओ, सोच के बताना कि सैचुरेशन करंट IS से क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू जनरल बुक्स या जनरल केसेस जो लोग बोलते हैं, जनरल लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि भैया जो सैचुरेशन करंट होगा वो IS से क्या हो जाएगा? 2IS हो जाएगा। डबल हो जाना चाहिए ना, क्योंकि हमारा जो सैचुरेशन करंट होता है अकॉर्डिंग टू सम पर्संस वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी। तो जब मात्र इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो इंटेंसिटी डबल किया, मतलब नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन डबल कर दिया। तो जब नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन डबल कर दिया तो छोटा सा लॉजिक है कि नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चलो डबल भी नहीं होंगे, कुछ भी है, लेकिन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इंक्रीज तो देखने को मिलेगा। मतलब देखा जाए तो जो सैचुरेशन करंट है वो IS से क्या हो जाएगा? लगभग 2IS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। एम आई करेक्ट? तो हम इसका आंसर यही एक्सपेक्ट करना चाहिए हमें, है ना, लेकिन ये आंसर नहीं होता इसका। अब हम बात करते हैं HC वर्मा की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं बेटा? HC वर्मा सर की। HC वर्मा बुक के अकॉर्डिंग बात करते हैं अपन लोग। तो उसमें जो ऑप्शन नंबर मैंने बोला ना कि क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी, जाके चेक करिएगा आप लोग ऑब्जेक्टिव का, है ना। उसमें क्या लिया है कि इंटेंसिटी को I से 2I कराया है और फ्रीक्वेंसी को न्यू से 2 न्यू कराया है। तो बताएगा, बोलेगा कि जो सैचुरेशन करंट है ना, वो जो नया सैचुरेशन करंट होगा दैट विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इनिशियल करंट। मतलब सैचुरेशन करंट में उतने तक कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ऑलमोस्ट सेम, है ना। सेम भी नहीं बोला, क्या बोला है? ऑलमोस्ट सेम। क्यों ऑलमोस्ट सेम बोला, कैसे क्या बोला, मैं समझाने की पूरा कोशिश करूंगा अच्छे से, डिटेल में ध्यान से समझना थोड़ा सा, है ना। देखो लॉजिक समझो मेरा। यदि हम देखें तो हमारा सैचुरेशन करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी पे। फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी होता क्या है? नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स अपॉन नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स। क्योंकि हर फोटोन हर इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता, कुछ बहुत ही टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कई बार नहीं निकलते, वो एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर लेंगे फिर भी नहीं निकलेंगे। अच्छा, तो मुझे समझ में आया कि यदि मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, यदि मैंने फ्रीक्वेंसी को न्यू से 2 न्यू कर दिया, मतलब फॉलिंग लाइट का एनर्जी बढ़ गया। तो जब फॉलिंग लाइट का, जब फोटॉन्स का एनर्जी बढ़ गया, तो हो सकता है जो पहले टाइटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पा रहे थे एच न्यू कम एनर्जी होने की वजह से, अब एनर्जी बढ़ गई है, तो हो सकता है वो जो टाइटली बॉन्डेड था वो भी निकलना स्टार्ट हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन की भी अब इमिशन पॉसिबल हो जाए। मतलब नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की, जिसे कहते हैं ना, वैल्यू बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू प्रीवियस केसेस। मतलब एक तरह से देखा जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी बढ़ना चाहिए। लॉजिक यही कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफिशियंसी मतलब रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड रेशियो ऑफ नंबर
नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये थोड़ा इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा बेटा? क्योंकि देखो पहले मान लो कि ऐसा था कि जो एक इलेक्ट्रॉन था, मान लो टाइटली बॉन्ड, ऐसा टाइटली बॉन्डेड था, वो 10 जूल का मान लो कि फोटोन गल्प कर लिया, ऐसे खा लिया लेकिन निकला नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब मैंने 10 जूल के बजाय मान लो 2 न्यू फ्रीक्वेंसी कर दी, तो मान लो हो गया 20 जूल का फोटोन आ गया। अब जब 20 जूल का फोटोन आ रहा है और हो सकता है कि अभी उस इलेक्ट्रॉन का इमिशन पॉसिबल हो जाए, एम आई करेक्ट? मतलब कहीं ना कहीं रेशियो ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स एंड रेशियो ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स अब इंक्रीज होगा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज हुई होगी थोड़ी बहुत, लिटिल बिट, थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई होगी। मतलब लाइक पहले यदि मान लो 70% थी, तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने की वजह से मान लो हो जाएगी 75% या 80%, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी में तो चेंज देखने को मिलेगा। तो ध्यान से समझो, अकॉर्डिंग टू दिस केस हो क्या रहा है, जब सैचुरेशन करंट पहले रहा होगा तो किस पे डिपेंड किया होगा? इंटेंसिटी पे, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी पे और फ्रीक्वेंसी पे। अब नया जो सैचुरेशन करंट होगा, जैसे हमने इंटेंसिटी को I से 2I किया और फ्रीक्वेंसी को न्यू से 2 न्यू किया, तो देखो ये क्या आना चाहिए, दैट शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी P डैश हो जाएगी। हमारी इंटेंसिटी क्या हो गई, हमारी 2I हो गई, इंटेंसिटी हमारी 2I हो गई, और फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी हमारी क्या हो गई, P डैश अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 न्यू हो गई। क्लियर है? तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। देख सकते हो आपकी ये क्या आ रहा है, I इंटू P डैश बाई न्यू। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई आप पहले न्यू को फॉल करा देते तो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी 70% थी, तो बाद में हो गई आपकी 140%। ना भाई, नंबर ऑफ फोटोन थोड़ी इंक्रीज, नंबर ऑफ फोटोन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी में थोड़े बहुत ही चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत ही माइन्यूट। जब उसको अपन पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे ना तो 0.5 से 0.7। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो पहले सैचुरेशन करंट था और जो बाद में सैचुरेशन करंट है वो सेम तो नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। अब समझ में आया? HC वर्मा का वो ऑप्शन जो दिया हुआ वहां पे है ना, वहां पे ऑलमोस्ट सेम शब्द क्यों यूज किया है, व्हाई इट हैज यूज्ड ऑलमोस्ट सेम वर्ड, है ना। लेकिन जनरली होता क्या है, हम लोग ये मान के चल लेते हैं कि भैया हमारा जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी पे बस डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन फिर मेरे को ये नहीं समझ आता, तो फिर तुम्हें वहां पे ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है कि कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट इफ वी डबल द इंटेंसिटी देन सैचुरेशन करंट विल आल्सो गेट डबल्ड। अरे भाई मत लिखो ना कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लिख दो कार्तिकेय इज अ ब्यूटीफुल बॉय, है ना, कार्तिकेय इज अ हैंडसम बॉय, कार्तिकेय इज अ कलिया बॉय, दैट्स व्हाई सैचुरेशन करंट इज डबल्ड। अबे सिंपल सा लॉजिक है, कार्तिकेय का कोई रिलेशन नहीं है सैचुरेशन करंट से, तो क्यों लिखे हम वहां पे? मतलब रिलेशन था फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी पे चीजें डिपेंड कर रही थी, इसलिए मजबूरी हुई तुम्हारी वहां पे ये लिखना कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं है? सो जेईई मेन और नीट के लिए तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जेईई मेन और नीट के बच्चों के लिए, कि जो जेईई मेन और नीट जैसे एग्जाम से टारगेट कर रहे हो आप, बैटरी चाहिए, जेईई मेन और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए तुम सीधा सीधा बोलेंगे आपको कि आप आराम से फॉलो कर सकते हैं, आराम से, है ना, आराम से अभी बात मान सकते हैं कि जो हमारा सैचुरेशन करंट है वो फ्रीक्वेंसी को डबल करने पे हमारा डबल हो जाएगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा अच्छे एग्जाम्स सच एज फॉर एग्जांपल जेईई एडवांस, जहां पे काफी कुछ कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज देखने को मिल सकते हैं और बहुत कुछ डिटेल डिस्कशन होता है ना, तो वहां पे मैं एक बात बोलूंगा कि आपको इस बात को ध्यान रखना है कि भैया जो आपकी चीजें हैं ना वो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करने होंगे। और तुम खुद भी तो यार सोच सकते हो ना यार कि ये बताओ, पहले मान लो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन थे, जिनमें से कि मान लो 5 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, 5 नहीं निकल पा रहे थे क्योंकि उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए थी, या फिर वो टाइटली बॉन्डेड थे। लेकिन अब मैंने क्या किया, पहले कंपैरिजन में जो फॉलिंग एनर्जी थी वो बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, मतलब फॉलिंग एनर्जी बढ़ा दी, ठीक है। तो छोटा सा लॉजिक है बेटा कि जो पहले 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो तो अभी भी निकलेंगे, और जो टाइटली बॉन्डेड थे उनमें से भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज मतलब निकल जाएंगे ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए कि नहीं हुए? तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए इसका मतलब क्या हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी चेंज हुई। और सिंपल सा लॉजिक है कि जब इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं मतलब हमारा सैचुरेशन करंट भी तो चेंज होगा। तो फिर कैसे कह सकते हो आपकी फ्रीक्वेंसी पे कतई डिपेंड नहीं करेगा, फ्रीक्वेंसी पे टोटली इंडिपेंडेंट होगा? मुझे ऐसा गलत लगता है, मुझे ये कहना गलत लगता है कि भैया फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, गॉट इट। लेकिन फिर भी मैं अभी भी बोलूंगा कि हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है, जैसा भी है जो भी है, ठीक है ना। तो जेईई मेन और नीट जैसे एग्जाम्स में मैं सीधा सीधा एक बात बोलूंगा कि आपको ये बात मान के चलना है कि फ्रीक्वेंसी पे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा एंड इंटेंसिटी पे आपका सैचुरेशन करंट डिपेंड करेगा, है ना। मतलब सैचुरेशन करंट जो होगा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल अपना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। और फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है किससे,
सैचुरेशन करंट से, सॉरी हाँ सैचुरेशन करंट से फॉर जेईई में नीट सच एग्जाम्स, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या कहानी है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो कि मज़ा आया होगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये जो मैंने एक्सप्रेशन जनरेट कराया आप लोगों का सैचुरेशन करंट का, ये एक्सप्रेशन आपको काफ़ी काम में आएगा लाइफ में यदि आप याद रखो तो। क्लियर है बच्चा पार्टी? तो हम लोगों ने ये समझा, इन डिटेल समझने की कोशिश करी हम लोगों ने कि भाई हो क्या रहा है, कैसे क्या कहानी है ना, सैचुरेशन करंट हमारा क्या है, कैसे वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें अपन लोगों ने देखी वन बाय वन, ठीक है बच्चा। सो यदि अपन एनसीईआरटी बेस्ड कभी क्वेश्चंस मिले, लाइक एक मान लो 2 फोटो सेल्स हैं, एक फोटो सेल है हमारा मान लो कि जिसके लिए इंटेंसिटी आई फॉल कर रही है एंड फ्रीक्वेंसी न्यू है, और दूसरा हमारा फोटो सेल है जिसके लिए दूसरा फोटो सेल है हमारा जिसके लिए इंटेंसिटी 2 आई फॉल कर रही है एंड फ्रीक्वेंसी न्यू है, ठीक है ना। और बोले कि इनके लिए सैचुरेशन करंट का वेरिएशन ड्रॉ करिए विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड पोटेंशियल, तो हम लोग बहुत ही आसानी से इसका ड्रॉ करेंगे अप्लाइड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। ध्यान से देखो तो इधर हम दिखा रहे हैं करंट, इधर दिखा रहे हैं हम पोटेंशियल, तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, फ्रीक्वेंसी सेम है, फॉलिंग फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो जब इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम चाहिए होगा, है ना। तो ये ग्राफ से स्टार्ट तो दोनों सेम पॉइंट से होंगे, क्लियर है। स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए तो सेम होगा, लेकिन एक केस में इंटेंसिटी ज़्यादा है, जब दूसरे के एक केस में इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा होंगे, मतलब उसी हिसाब से सैचुरेशन करंट भी ज़्यादा होगा, क्लियर है। तो ये कुछ ऐसा आएगा लाइक दिस, क्लियर है बेटा। ये आपके रिलेशंस कुछ ऐसे दिखेंगे, ऐसे। ये आपका सैचुरेशन करंट हो गया 1 और ये आपका सैचुरेशन करंट हो गया 2, ठीक है। मतलब ये फोटो सेल 1 के लिए हो गया, ऐसे इसको लिख लो, सीधे सीधे फोटो सेल की फॉर्म लिख लो, ये तुम्हारा फोटो सेल और ये फोटो सेल डैश के लिए हो गया, समझ में आ गया नहीं, जिसके लिए इंटेंसिटी ज़्यादा उसका आपको सैचुरेशन करंट ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्लियर है बेटा। आई होप सो कि सारे लोग को ये बात समझ में आई होगी। अच्छा वहीं पे मान लो ऐसा हो जाए, ये सब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं, जो मैंने आपको बताया मैंने वो आप लोगों को सोचने के लिए वो थॉट्स दिए हैं कि आप इनके ऊपर सोचो, ठीक है ना। हो सकता है यार मैं भी गलत हूँ, हो सकता है कि मुझे कोई कॉन्सेप्ट ऐसा हो जो मुझे कम पता हो जिसकी वजह से मैं ऐसा एनालाइज कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे सर ने पढ़ाया है ना, मेरे सर ने जो पढ़ाया मुझे और सर ने पढ़ाया उस पर मैं विश्वास करता हूँ, उससे भी ज़्यादा मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि कन्फ्लिक्टिंग जो आपके क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जैसे वो ऑलमोस्ट सेम क्यों बोला जा रहा है, यदि इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है मात्र तो फिर इंटेंसिटी आई से 2 आई हो रही है, तो एससी वर्मा बुक में भी यही लिखना चाहिए कि भैया जो सैचुरेशन करंट है वो आई से 2 आई हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ऑलमोस्ट सेम भी क्यों बोला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए ऑलमोस्ट सेम सब यूज कर रहा, सेम भी नहीं यूज कर रहा, इतना बेसिक्स में जाके समझ रहा हूं मैं। तो हो सकता है मैं कुछ गलत भी समझ रहा हूं, इसीलिए मैंने आपको सोचने के लिए वो समय दिया कि आप सोचिए उसको जितना अच्छा लगे, ठीक है। और यदि कोई आप बात यदि मुझे सजेस्ट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता भी सकते हैं। मैंने क्या बोला है कि एनसीईआरटी में जो है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है ना, लेकिन हमें वो भी जान के रखना है, हमें वो भी जानना चाहिए कि भाई एक्चुअल में वो है क्या, कैसे क्या है, ठीक है। कैसे हम बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी पे हमारा चीज़ें सैचुरेशन करंट डिपेंड करता है, वाई आई एम सेइंग, है ना, वो आपको समझना चाहिए। और यदि आपको सही लगे तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्लियर है। चलिए अच्छा, अब मान लीजिए हमारा फोटो सेल में, एक फोटो सेल में हमारा इंटेंसिटी तो आई है लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी न्यू है ना, और एक फोटो सेल में हमारे क्या है, इंटेंसिटी हमारी आई है लेकिन फ्रीक्वेंसी 2 न्यू है। क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी 2 न्यू है ना। तो छोटा सा लॉजिक है। अब इस केस में मान लो हमसे बोला जाए कि भैया एक काम करिए, फोटो करंट जो है ना आपका, उस फोटो करंट का आप ऐसा करिए ग्राफिकल वेरिएशन ड्रॉ करिए विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड पोटेंशियल। तो मैंने कहा भैया बहुत सिंपल है, आ जाओ भाई, आ जाओ मियाँ, देखते हैं। देखो एक केस में इंटेंसिटी आई और तो ये मान लिया ये हो गया हमारा फोटो सेल, है ना, पहला वाला। दूसरे वाले में क्या है, फ्रीक्वेंसी 2 न्यू है, इंटेंसिटी सेम है। तो जब इंटेंसिटी सेम है तो हम ये मान के चल सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि भैया इंटेंसिटी सेम तो फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर नहीं रहा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो हमारा जो सैचुरेशन करंट आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारी डबल हो जाने की वजह से, न्यू से 2 न्यू हो जाने की वजह से, छोटा सा लॉजिक है, प्यारा सा लॉजिक है, सुंदर सा लॉजिक है, मुन्ना सा लॉजिक है कि हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी अब पहले के कंपेरिजन में क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी। तो जब पहले कंपेरिजन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो छोटा सा लॉजिक है कि हमें अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ कुछ यहां से स्टार्ट होगा लाइक दिस, और ये सेम वाली लाइन को जाकर टच करेगा। तो ये आपका फोटो सेल, ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs1 और ये हो गया आपका Vs2,
समझ में आया कि नहीं है? ये आपका पहला वाला किसके लिए हो गया? फोटो सेल के लिए हो गया, और ये वाला दूसरा वाला लाइन किसके लिए हो गया? फोटो सेल डैश के लिए हो गया। क्लियर है? तो ये सब मैं एनसीईआरटी बेस्ड आप लोग के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड है, दीज आर ओनली एनसीईआरटी बेस्ड, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। सो इन चीज़ों को ना मतलब कभी भी आप लोग ऐसा ना करें कि आप लाइक मतलब कॉन्फ्लिक्ट आपके मन में आए। मैंने वो आपको समझाया है, वो सिखाया है कि आप उसको भी अपने माइंड में सेट करके चलिए। कभी एडवांस में दिखे और वैसा आपको दिख रहा है कि यार ये तो वहीं क्लिक कर रहा है, उसी बात पे क्लिक कर रहा है, तो फटाक से वहाँ मारिएगा ऑप्शन, समझ रहे ना। हाँ, यदि लेकिन जेईई मेन नीट जैसे एग्जाम्स की बात करें जो है कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर्स बनाते हैं, है ना, एनसीईआरटी ओरिएंटेड होते हैं, तो वो नो डाउट तुम्हें इन सब चीज़ों पे फोकस कराएंगे, तो इस पे फोकस करना। ये एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, ये एनसीईआरटी बेस्ड है। हाँ, लेकिन मैं इसे ऑलमोस्ट सही नहीं मानता हूँ, ठीक है ना, ये ऑलमोस्ट सेम नहीं है, ऑलमोस्ट ये रॉन्ग है। समझ में आया कि नहीं है? ये वाला ऑप्शन क्यों? क्योंकि भैया फ्रीक्वेंसी चेंजेस कराओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी भी चेंज होगी, और जब फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी भी चेंज होगी तो छोटा सा लॉजिक है कि आपको करंट में चेंजेस देखने को मिलने चाहिए, लेकिन नहीं होता, है ना। तो इसीलिए सोचिएगा, ठीक है, इसको करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते अपन। अब देखिए हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें जो अपन लोग ने देखी रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है। अब हमारे सामने अगला आता है कि भैया कोई भी फोटोन किसी सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। कोई भी फोटोन किसी भी सरफेस पे, जिस सरफेस को टकराएगा कितना फोर्स लगाएगा, है ना, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। समझ रहे हो इसका मतलब? तो इसका मीनिंग ये है कि भाई मान लीजिए एक फोटोन है जो कि ऐसे फॉल कर रहा है, ठीक है, h न्यू एनर्जी का एक फोटोन है, उस फोटोन की वजह से सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। लेकिन मैं वहाँ चलने से पहले मैं ये समझना चाहूँगा कि ये सरफेस ना कौन कौन से फिनोमेनास दिखा सकता है, कौन कौन से फिनोमेनास शो कर सकता है। मीनिंग क्या है इसका? मतलब ये कि जो फॉलिंग फोटोन है उनके साथ क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हो ना, उनके साथ क्या क्या हो सकता है। तो जो फोटोन फॉल कर रहे हैं बेटा, उनके साथ बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसा कि पहला क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन हो सकता है, मतलब आया, टकराया और वापस लौट गया, समझ लो ना, रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है, कि भैया आया, टकराया, वापस चला गया, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, बहुत अच्छे। उसी का हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो जाए, क्लियर है। एब्जॉर्प्शन का मतलब फोटोन आया तो लेकिन बच के नहीं जा पाया, साले को एब्जॉर्ब कर डाला सरफेस ने, है ना। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ट्रांसमिशन हो जाए। क्या हो जाए? ट्रांसमिशन हो जाए। ट्रांसमिशन हो जाए मतलब आया और ऐसे निकल गया, क्लियर है। लेकिन ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, इसके में कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में कोई फोर्स में चेंजेस देखने को नहीं, मतलब कोई लीनियर मोमेंटम में चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसलिए अपन ये वाला केस डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी सर्फेसेस हैं वो दो चीज़ें कर सकती हैं। एक तो आइदर वो या कि फिर एब्जॉर्ब कर सकती हैं फोटोन को, या फिर वो क्या कर सकती हैं बेटा? रिफ्लेक्ट कर सकती हैं फोटोन को। तो मैं यदि ये सोचता हूँ कि नंबर ऑफ जो फोटोन फॉल कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो फोटोन फॉल कर रहे हैं, फोटोन फॉलिंग है, नंबर ऑफ फोटोन जो फॉलिंग है ना, यदि मान लीजिए वो क्या है बेटा? NP, नंबर ऑफ फॉलिंग फोटोन क्या है? NP, ठीक है ना। तो उसका दो तरीके का उपयोग हो सकता है, कुछ फोटोन एब्जॉर्ब हो सकते हैं Na, एंड कुछ फोटोन्स रिफ्लेक्ट हो सकते हैं Nr, है ना। जो फोटोन्स फॉल हो रहे हैं उन फोटोन्स की वजह से कुछ फोटोन्स एब्जॉर्ब हो सकते हैं, कुछ फोटोन्स रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि अभी अच्छे क्वेश्चंस का एक कलेक्शन मैं कराऊंगा। अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मैंने आपको बेसिक्स कराए हैं, है ना। उस पे उसके और मतलब जैसे कहते हैं उन टॉपिक्स पे बेस्ड जिनका एप्लीकेशन आप बोलोगे एडवांस की एक से एक अच्छी प्रॉब्लम, वो भी कराना बाकी है। सो आई विल डील विद दोज थिंग्स, ओके, सो नथिंग टू वरी। चलिए तो आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें डिफाइन कर ली। जैसे मैंने एक डिफाइन कर लिया रिफ्लेक्टिंग पावर, एक डिफाइन क्या कर लिया बेटा? रिफ्लेक्टिंग पावर, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स अपॉन नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स, क्लियर है। उसी तरह मैंने एक और पैरामीटर डिसाइड कर लिया किसी सरफेस के बारे में बोलने के लिए, एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या डिसाइड कर लिया बेटा? एब्जॉर्प्टिव पावर,
इसको स्मॉल ए से दिखाया, ये किसके बराबर है हमारा, Na/Np के बराबर, Na/Np के बराबर। तो हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल कर रहे थे बेटा वो किसके बराबर थे, नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटॉन प्लस नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स के बराबर। तो ये जो मेरा एब्जॉर्प्टिव पावर और रिफ्लेक्टिव पावर्स आए हैं, क्या मैं इनके लिए ये बात लिख सकता हूँ कि R प्लस A इज इक्वल टू 1 होना चाहिए फॉर एनी सरफेस, R प्लस A शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। कैसे R प्लस A शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि ध्यान से देखो तो R प्लस A का मीनिंग क्या हुआ, R प्लस A का मीनिंग हुआ NR रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स अपॉन NP प्लस Na अपॉन NP। ट्रांसमिशन हमने नहीं कर रखा पूरी तरह से, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं तो इसको ध्यान से देखो तो, और एलसीएम लेकर क्या लिख सकते थे, NR प्लस Na/NP, है ना। अब तुम्हें भी पता है कि ये NR प्लस Na क्या है, NR प्लस Na तो तुम्हारा क्या है, NP के बराबर ही है। तो इसको हमने रिप्लेस कर दिया, तो हम इसको लिख सकते थे NP अपॉन NP दैट इज 1। क्लियर है। सो इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक रूल याद कर सकते हैं किसी भी सरफेस के लिए कि R प्लस A इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। किसी भी सरफेस के लिए रिफ्लेक्टिंग पावर और उसकी जो एब्सॉर्प्टिव पावर है उन दोनों का समेशन 1 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। अब मान लो यदि हमारे पास कोई सरफेस ऐसी है, मान लो कि कोई सरफेस ऐसी है जो कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। कैसी है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, मतलब फोटॉन्स ऐसे फॉल किए और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि उसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके लिए R की वैल्यू 1 आएगी यदि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो, ठीक है। और यदि मान लो ऐसा हो जाए कि वही सरफेस जो हमारी है उसी सरफेस में हम ये बोल दें कि ये परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव है ना, परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव मतलब जितने ही फोटोन फॉल कर रहे हैं पूरे के पूरे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, R इज इक्वल टू 0 आ जाएगा उसके लिए और A इज इक्वल टू 1 आ जाएगा उसके लिए। क्लियर है। तो ये जो बेसिक पॉइंट्स है हमें याद रहना चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। और इन जनरल किसी भी सरफेस के लिए, कोई भी जनरल सरफेस है तो उस सरफेस को इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं कि उसके लिए R प्लस A इज इक्वल टू 1 आएगा। वाई R प्लस A विल कम आउट टू बी 1, बिकॉज हम मान सकते हैं कि कुछ पार्सली रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, कुछ पार्सली एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, है ना। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि R प्लस A विल कम आउट टू बी 1, है ना। ये हम ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये हम लोगों ने समझा कि कोई भी फोटॉन्स जो फॉल करेंगे सरफेस में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और उसके बेसिस पे कौन सी सरफेस कैसी कहलाएगी, मतलब कौन सी सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव सरफेस कहलाएगी या कौन सी सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगी। क्लियर है। ये हम लोगों ने सरफेस से रिलेटेड फिनोमेना समझा कि कोई भी फोटोन जब किसी सरफेस पे फॉल करता है तो उसके साथ साथ क्या क्या, मतलब उसके साथ क्या क्या फिनोमेना देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हेडिंग डाल लीजिएगा, फॉलिंग ऑफ अ फोटोन ऑन अ सरफेस, फॉलिंग ऑफ फोटॉन्स ऑन अ सरफेस, है ना। जब कोई फोटोन फॉल करता है तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसके पहले तो हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड बातें करी थी। चलिए अब आइए अपन समझते हैं एक बात। मान लीजिए एक एग्जांपल समझिएगा, मेरा एक एग्जांपल समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक ऐसी सरफेस है जिसके लिए R इज इक्वल टू क्या है, 1 है और A इज इक्वल टू 0 है। ये हमारा केस नंबर 1 है। ये हमारा क्या है बेटा, केस नंबर 1, केस नंबर 1, है ना। सबसे बेसिक सा केस नंबर 1। ऐसी सरफेस है, उस सरफेस पे मान लीजिए हमारा फोटोन ऐसे फॉल कर रहा है, परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है और फिर रिफ्लेक्ट कर जा रहा है ना। मतलब फॉल करने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट भी कर जा रहा होगा क्योंकि इसका R इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो तुम खुद से सोच के बताओ कि जब वो आ रहा था तो उस वक्त उसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या रहा होगा, इनिशियल लीनियर मोमेंटम उसका रहा होगा h बाई लैम्डा। क्लियर है, h बाई लैम्डा। और वो जब टकरा के वापस जाने लगा होगा तो वेक्टोरियली जब हमने नीचे की ओर पॉजिटिव माना तो वेक्टोरियली हमें ऊपर की क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव मानना पड़ेगा। तो P फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का h बाई लैम्डा। तो या फिर ऐसा करो, इनिशियली ही नीचे की ओर मान लो माइनस तो ऊपर की ओर मान लो प्लस। क्लियर है। तो आ जाएगा h बाई लैम्डा, ठीक है। मतलब नीचे की ओर जब आ रहा था फोटोन तो उसका लीनियर मोमेंटम था माइनस का h बाई लैम्डा, जब रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जो जाने लगा तो प्लस का हो गया h बाई लैम्डा। कुछ लोग पूछेंगे सर ये फोटोन का लीनियर मोमेंटम कहाँ से उठा लाए, तो ये मैंने पहली क्लास में ही आप लोग को इक्विवेलेंट लीनियर मोमेंटम फॉर अ फोटोन एक्सप्लेन किया था, यदि याद हो तो, है ना। उसी का अब हमारे सामने एप्लीकेशन आ गया है, ठीक है बच्चा पार्टी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता। तो देखिए हो ये रहा होगा कि ये पर्टिकुलर फोटोन
उस सरफेस पे फोर्स लगाएगा। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे, सर क्यों फोर्स लगाएगा? क्योंकि ध्यान से देखो तो इस फोटोन के लीनियर मोमेंटम में चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? वो किस वजह से हो रहे हैं? ऑब्वियस है, जो सरफेस ने उसको एक नॉर्मल रिएक्शन दिया होगा ऊपर की ओर, जो सरफेस की वजह से फोर्स आया होगा उसकी वजह से। तो जब सरफेस ने फोटोन के ऊपर फोर्स लगाया, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग सिंपल सा लॉजिक है कि उस फोटोन ने भी उस सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा, है ना। जब हम जाके किसी दीवार से टकराए और हमारा लीनियर मोमेंटम चेंज हो गया, तो दीवार ने हमारे ऊपर फोर्स लगाया, मतलब इनडायरेक्टली हम ये भी तो कह सकते हैं कि भैया हमने भी तो दीवार के ऊपर फोर्स लगाया होगा। तो भैया चलिए हमें निकालना है कि ये जो फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं उनकी वजह से इस सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। ये जो फॉलिंग फोटॉन्स हैं, ड्यू टू दोज फॉलिंग फोटॉन्स इस सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक सोचो, ये बताओ, मान लो इसका इंटेंसिटी आई फॉल हो रहा है और फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी न्यू मान लो, मानना है तो मान लो, कोई ऐसी जरूरत नहीं है बट मान लो, चलो इंटेंसिटी आई, और इसका सरफेस एरिया क्या है, ए है ना। इसका सरफेस एरिया क्या है बेटा, ए है इसका। तो तुम खुद से सोच के बताओ, चेंज इन लीनियर मोमेंटम फॉर अ सिंगल फोटोन, एक सिंगल फोटोन के लिए चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फॉर सिंगल फोटोन चेंज इन लीनियर मोमेंटम इक्वल टू हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। क्लियर है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल इक्वल टू तुम्हारा कितना है, एच बाई लैम्डा माइनस का माइनस बाई एच बाई लैम्डा, माइनस का एच बाई लैम्डा, क्योंकि इनिशियल लीनियर मोमेंटम वाज माइनस ना, दैट वाज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो माइनस साइन इज टेकन। ये आ गया आपका 2h बाई लैम्डा के बराबर। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम फॉर दैट फोटोन। क्लियर है बेटा? अच्छा मेरे लाल, तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम, टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सिंपल सा लॉजिक है कि एक फोटोन में इतना चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, तो n फोटॉन्स में कितना चेंज इन लीनियर मोमेंटम हो जाएगा बेटा, फॉर n फोटॉन्स वो आ जाएगा हमें 2h बाई लैम्डा इंटू n, है ना, n टाइम्स मल्टीप्लाई करा दिया। अब बात यह है कि नंबर ऑफ फोटोन कैसे पता करें, हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला तो हम लोग पहले ही रट के बैठे हैं कि भैया टोटल फॉलिंग एनर्जी IAT है ना, मतलब इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम अपॉन व्हाट, एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, सो h न्यू। तो अपन एक काम करते हैं, उसको ले जाके वहां पे चेप देते हैं, है ना। तो जैसे ही चेपेंगे तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम टोटल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वो आ चुका होगा एक तरह से देखा जाए तो 2h बाई लैम्डा इंटू IAT बाई h न्यू। क्लियर है बेटा? h से h तेरा उड़ चुका है ना, और तेरा न्यू इंटू लैम्डा क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा तुझे ही पता है, किसी भी लाइट के लिए न्यू इंटू लैम्डा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, c के बराबर होता है, तो उसको रिप्लेस करके वहां पे लिख दो c। तो ये आ गया हमारा यहाँ से 2IAT बाई c, दैट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है ना। तो अब मुझे चेंज इन लीनियर मोमेंटम का आइडिया लग चुका है फॉर दोज फॉलिंग फोटॉन्स। तो अब बात आएगी फोर्स की, फोर्स ऑन दोज फोटॉन्स, है ना। तो क्या लिखोगे, फोर्स ऑन दोज फोटॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो अपन एक काम करते हैं, जो हमारा लीनियर मोमेंटम चेंज आया ना उसमें टाइम को डिवाइड करा देते हैं। तो ये आ गया यहाँ से 2IAT बाई c इंटू टी, ये सॉल्व होकर के आ गया 2IA बाई c। मतलब मुझे आइडिया लग गया मेरे लाल कि ये जो फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, यदि उनकी लाइट कितनी, उनकी स्पीड कितनी है, c के बराबर है, और a के एरिया में फॉल हो रहे हैं विद इंटेंसिटी i, तो उन पे कितना फोर्स लग रहा होगा, 2IA बाई c के बराबर फोर्स लग रहा होगा। हैंग ऑन, जो फोर्स 2IA बाई c लग रहा है वो उन फोटॉन्स पे लग रहा है, तो सिमिलरली वो फोटॉन्स सरफेस पे कितना फोर्स लगाए होंगे, 2IA बाई c, लेकिन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब जस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। सो डायरेक्शन बस उल्टा हो जाएगा, और उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स वो पर्टिकुलर फोटॉन्स किसके ऊपर लगाए होंगे, उस सरफेस के ऊपर लगाए होंगे। और ये तब है जब सरफेस इज कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव, सॉरी रिफ्लेक्टिव, है ना, सरफेस इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मान लो बात है कि प्रेशर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, तो प्रेशर इज इक्वल टू अपन लिखेंगे, ये देखो हमारा फोर्स इज इक्वल टू क्या आया, 2IA बाई c, है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, फोर्स इज इक्वल टू ये हो जाए तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जब प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो अपन एक काम करते हैं उसको रिप्लेस करा देते हैं वहां से, तो आ जाएगा 2I बाई c,
इज इक्वल टू योर प्रेशर। ठीक है, ये लेकिन ये कब है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब फुली रिफ्लेक्टिव है, मतलब जितना फोटॉन्स फॉल कर रहा है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तब ऐसा हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारा केस नंबर 1 था। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2 की। नाउ वी विल टॉक अबाउट केस नंबर 2। ठीक है ना, केस नंबर 2 की बात करेंगे। केस नंबर 2 में क्या हो रहा होगा, ध्यान समझना। मान लो ऐसा है कि फोटॉन्स फॉल तो कर रहे हैं, है ना, लेकिन इसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर 1 है और इसके लिए रिफ्लेक्टिंग क्या है, 0 है। केस नंबर 2 है हमारा ये, मतलब सरफेस में जितना फोटोन फॉल हो रहा है पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जा रहा है। ठीक है, तो मान लो कि P इनिशियल जो है इसका इंटेंसिटी I का फॉल हो रहा है फोटॉन्स, है ना, विथ फ्रीक्वेंसी न्यू। मान लो कि जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम वो कितना हो जाएगा, माइनस का h बाई लैम्डा, लेकिन P फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज फाइनली वो फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं। सो फाइनली तो कोई भी उनके पास लीनियर मोमेंटम बचा ही नहीं, तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना आ गया, डेल्टा P की वैल्यू आ चुकी है फॉर अ सिंगल फोटोन, 1 फोटोन के लिए वो आ चुका है एक तरह से कितना, 0 माइनस का h बाई लैम्डा, तो ये आ चुका है एक तरह से h बाई लैम्डा। तो टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा P टोटल कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा एन एच बाई लैम्डा। एन इज व्हाट, नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फॉलिंग फोटॉन्स को फॉर्मूला तो तुम पहले ही लिख चुके हो, ये देखो भाई IAT बाई एच न्यू, है ना, तो उसको रिप्लेस करा दो वहां पे। जैसे रिप्लेस कराओगे IAT बाई एच न्यू को, तो आ जाएगा IAT बाई एच न्यू इंटू एच बाई लैम्डा। तो एच से एच छेद दो, लैम्डा इंटू न्यू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये आ गया IAT बाई सी। अच्छा मेरे लाल, ये तो तुम्हारा चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तेरा, फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा तेरा IAT बाई चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, तो वहां से अपन एक काम करते हैं, इसको रिप्लेस करा दो IAT बाई सी इंटू टी, तो ये आ गया अपना IA बाई सी, है ना। तो यहाँ से अपन प्रेशर भी निकालना चाहे तो निकाल लेंगे, फोर्स अपॉन एरिया दैट विल बी इक्वल टू I बाई सी। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपन लोगों का आया, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी तो R इक्वल टू 1 था, तो प्रेशर आया 2I बाई सी। तो जब एब्जॉर्प्टिव सरफेस है ना, A इज इक्वल टू जिसके लिए 1 है, तो उस केस में प्रेशर कितना जनरेट होगा बेटा, वो होगा हमारा I बाई सी के बराबर। क्या हो जाएगा बेटा, I बाई सी के बराबर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि हमारे सारे बच्चों को समझनी पड़ेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है कि हमारा कितना हो जाएगा इस केस का प्रेशर बेटा, I बाई सी के बराबर। क्लियर है, आई होप सो कि मज़ा आया होगा आप लोगों को। चलिए अब केस नंबर 3 आता है हमारे सामने, और हमारे सामने क्या आता है बेटा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आता है, मान लीजिए R प्लस A इज इक्वल टू 1 है। अब मतलब जो सरफेस है ना ही वो कम्प्लीटली एब्जॉर्प्टिव है और ना ही कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो पार्सली एब्जॉर्प्शन पार्सली रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, अब मान लो ये इस सरफेस पे ये फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं लाइक दिस विद इंटेंसिटी I, है ना, इन सरफेस ऑन सरफेस एरिया A। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा मेरे लाल। इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें ये हो रहा होगा कि मान लीजिए नंबर ऑफ जो आपके फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं वो 2 तरीके से टूट रहे हैं, एक तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और एक तो आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आपके फॉल कर रहे हैं बच्चे पार्टी, उसमें से कुछ तो एब्जॉर्ब हो रहे हैं और कुछ तो आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन समझते हैं कि हो क्या रहा होगा। देखो, फॉर रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम दिखेगा वो क्या दिखेगा बेटा, वो दिखेगा तुम्हारा NR नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन NR, है ना, इंटू 2H बाई लैम्डा। क्लियर है बेटा। एंड फॉर एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स उनके लिए क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा डेल्टा P इज इक्वल टू आ जाएगा फॉर एब्जॉर्ब फोटॉन्स, वो आ जाएगा तुम्हारा NA इंटू H बाई लैम्डा ना, कि ये एब्जॉर्ब्ड है ये, तो H बाई लैम्डा। इसमें थोड़ा रिफ्लेक्ट थोड़ी हो रहा होगा कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो है वो H बाई लैम्डा माइनस का H बाई लैम्डा है। नो, है ना। तो ये हम लोगों ने समझ लिया यहाँ तक। ठीक है, बहुत अच्छे, वी गॉट द आइडिया, वी गॉट द हिंट, है ना। हमें एक आइडिया लगा पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, कहानी में ट्विस्ट क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा P टोटल कितना आ जाएगा, वो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करा दो बेटा, तो ये आ जाएगा NR इंटू 2H बाई लैम्डा प्लस
एन ए इंटू एच बाई लैम्डा। क्लियर है? इसमें से काम करो, एच बाई लैम्डा को कॉमन नहीं डालो, तो एच बाई लैम्डा को जैसे ही कॉमन लोगे, एच बाई लैम्डा को जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, तो अंदर तुम्हारा बचेगा 2 टाइम्स ऑफ एन आर प्लस एन ए। क्लियर है बेटा? ये तुम्हारा एक तरह से देखा जाए तो आ चुका है टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। नाउ हैंग ऑन, अब हम ये सोचते हैं, नाउ वी विल थिंक अबाउट कि भाई ये बताओ तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग पावर कितनी है, आर, है ना, आर इक्वल टू क्या होता है, एन आर बाई एन, है ना, और एब्जॉर्प्टिव पावर इक्वल टू क्या होता है, ए, वो क्या होता है, एन ए बाई एन। तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूँ क्या, एन आर और एन ए को रिप्लेस कर दूँ, आर और एन के फॉर्म में, ए और एन के फॉर्म में, तो रिप्लेस कर दो यहाँ पे। जैसे रिप्लेस करोगे तो एच बाई लैम्डा आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बेटा, 2 टाइम्स ऑफ एन आर, एन आर की जगह क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू एन प्लस एन ए की जगह क्या लिख देंगे अपन, आर ए इंटू एन, तो ए इंटू एन। क्लियर है? ये लिख लिया अपन लोगों ने, बहुत अच्छे। अब आप एक काम करिए, इसमें से आप देख रहे होंगे एन कॉमन है तो एन को बाहर निकाल लीजिए। जैसे एन को बाहर निकालेंगे तो एक्सप्रेशन दिखेगा आपका एच बाई लैम्डा इंटू 2r प्लस ए इंटू एन। ठीक है? एन इज व्हाट, एन इज द टोटल फॉलिंग फोटॉन्स, और टोटल फॉलिंग फोटॉन्स का एक्सप्रेशन हम लोग को आसानी से लिखना आता है, दैट इज IAT बाई एच न्यू, फॉलिंग एनर्जी अपॉन एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। तो जैसे रिप्लेस कराएंगे तो ये टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ चुकी होगी, h बाई लैम्डा इंटू 2a प्लस r इंटू एन। एन इज व्हाट, टोटल फॉलिंग फोटॉन्स, एन इज व्हाट, टोटल फॉलिंग फोटॉन्स, टोटल फॉलिंग फोटॉन्स इक्वल हो जाएगा IAT बाई एच न्यू। क्लियर है? IAT बाई एच न्यू। अब ध्यान से देखिए तो h से h उड़ चुका है, न्यू इंटू लैम्डा c के बराबर हो चुका है, तो ये आ गया अपना IAT बाई c इंटू 2a प्लस r। क्लियर है बेटा? ये हमारा डेल्टा p का वैल्यू आ चुका है। बहुत अच्छे, वी गॉट द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा p। नाउ हैंग ऑन, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स का एक्सप्रेशन निकालना है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम के बराबर। तो इसमें टाइम को डिवाइड करा दो तो आ जाएगा IAT बाई सी इंटू 2a प्लस r इंटू 1 बाई टी। तो टी से टी उड़ चुका है। ध्यान से देखो तो ये कितना बचा है, IA बाई सी। अब ध्यान से देखो तो 2a प्लस r है, तो a प्लस r की वैल्यू कितनी है, a प्लस r की वैल्यू 1 है, a प्लस r की वैल्यू 1 है। तो हम एक काम करते हैं, a प्लस r इक्वल टू 1 लिख देते हैं, मात्र एक a बचा रह जाएगा, तो अंदर आ गया a प्लस 1। क्लियर है? ये हमारा फोर्स एक्सप्रेशन आ चुका है। सिमिलरली हमारे प्रेशर का एक्सप्रेशन बन जाएगा I बाई सी इंटू ए प्लस 1। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये जो फोर्स और प्रेशर के एक्सप्रेशन आ रहे हैं ये जनरल केस के रिजल्ट्स हैं, दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ जनरल केस। तो ये रिजल्ट्स तो और सबको भी सेटिस्फाई करने चाहिए, है ना, मतलब जो पहले वाले हमारे रिजल्ट्स हैं उनको भी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो हम बहुत ही सिंपल एक काम करते हैं, ए की वैल्यू जब हमारा कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव सरफेस था, फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्प्टिव सरफेस ए की वैल्यू कितनी है, 1 है और r 0 है। तो अपन एक काम करते हैं, अरे सॉरी ये 2 टाइम्स ऑफ ए क्यों ले लिया मैंने, वो गलत लिख दिया ना मैंने, 2 टाइम्स ऑफ ए गलत लिखा है, ये 2 टाइम्स ऑफ आर था, 2 टाइम्स ऑफ आर था ना, वही तो मैं सोचूं गलत कहाँ हो रहा है, कृपा कहाँ रुक रही है, समझ रहे ना, 2 टाइम्स ऑफ आर प्लस ए। चलो, तो फॉर परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव सरफेस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, आर की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो आर की वैल्यू 0 पुट करते ही देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, IA बाई सी, और प्रेशर बन जाएगा I बाई सी। यही तो आता था फॉर एब्जॉर्प्टिव सरफेस। और फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस क्या आता था, 2IA बाई सी, और 2I बाई सी आता था प्रेशर। तो एक काम करते हैं, आर की वैल्यू उसके लिए 1 पुट करो, ए की वैल्यू 0, तो आर की वैल्यू 1 पुट करते ही ध्यान से देखो तो फोर्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2IA बाई सी। तो हमारा जो जनरल रिजल्ट आया ना वो सब केसेस को सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, ये रिजल्ट तब है जब फोटॉन्स आर फॉलिंग परपेंडिकुलर है। यदि फोटॉन्स आर फॉलिंग एट सम एंगल केस हो जाए, है ना, मतलब यदि इफ फोटॉन स्टार्टेड फॉलिंग एट सम एंगल्स, है ना, फोटॉन हमारे जो है वो कुछ एंगल से फॉल करना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा। तो उसका केस मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क देता हूँ, आप करिएगा, ठीक है, मैं कराता हूँ नो डाउट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे खुद भी करिए कि जब मान लीजिए हमारे फोटॉन्स कुछ एंगल पे फॉल कर रहे हो तो वो कितना फोर्स लगाएंगे इन केस ऑफ परफेक्टली एब्जॉर्प्टिव सरफेस, इन केस ऑफ परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन केस ऑफ
पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड पार्शियली एब्जॉर्प्टिव सरफेस। क्लियर है? ये सारा कुछ आप लोगों को खुद से सोचना है। ओके गाइस, चलिए, तो होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करी इन लेक्चर को शूट करने में। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप आज देखो या आज से 1 साल बाद देख रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ढेर सारा प्यार देना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इन वीडियोस को शेयर किया करो। तो शेयर करने से क्या होता है ना, कि थोड़ा सा हम लोग को भी कॉन्फिडेंस आता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारी वीडियोस पहुंच रही हैं। ओके गाइस, सो थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।